पे है ना चार्ज है, तो यहाँ से अगर सिल्क थ्रेड से एक बॉब को बांध के हैंग कर दीजिएगा तो वो यहाँ कोई एंगल थीटा तक पहुंचेगा। यस सर। और जब वो थीटा तक पहुंचेगा तो आगे की तरफ लगेगा QE, ई के जगह पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट बोल दिया। नीचे की तरफ mg, ये एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में टेंशन। सो t का ऊपर वाला कंपोनेंट t का cos थीटा, लेफ्ट वाला t sin थीटा, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और t cos थीटा mg के बराबर। दोनों को डिवाइड कर दिए, t से t कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg। क्या दिक्कत इसमें? सर ऊपर वाला से sin थीटा से रिलेशन नहीं निकाल सकते क्या आप लोग सिग्मा का? मतलब आधा सोचेगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है सर, समझ गए क्वेश्चन। और आगे सर केमिस्ट्री वाले में बहुत सारे आंसर गलत दिया हुआ था। कोई इशू नहीं, चलता है। बहुत आंसर गलती है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होता। आगे बोलो। सर फिजिक्स वाला में 1/8 ही होगा सर। हाँ 1/8 होगा जो तुम पूछा था। कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है तो इसका कितना पोर्शन अंदर है? 1/8 ना? 1/8। यस सर। तो क्या इसका टोटल फ्लक्स q/8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा? तो सर जो आप सेंटर वाला बताए थे हम लोग को, नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एक सेकंड। अच्छा सर, तो इसमें 1 जो 8 एप्सिलॉन हो तो सर सारे फेस का मिला के होगा? हाँ सारे फेस का मिला के, सारे फेस का मिला के। सर उसमें लेकिन फ्रॉम 1 फेस का वैसे कुछ दिया हुआ था। पढ़ो ना, पढ़ो। कर दिया हुआ है चार्ज Q is placed at the corner of a cube directly flux through all 6 faces of the cube each। क्या बोला? all 6 faces, all 6 faces of cube, मतलब पूरा ना? यस सर। तो जो हम लोग को आप उस दिन बताए थे, मतलब इसको हम लोग सेंटर पे अज्यूम करके एक बनाने वाला किए थे, तो क्वेश्चन में देखा नहीं था, एक फेस से पूछा है। पूरा अंदर था सर। तो सर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब? क्यों 6 से? सिमेट्री है क्या कि 6 से मल्टीप्लाई कर देगा? सिमेट्री में तो नहीं है ना, तो जो आप लोग पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़िए। अगर क्यूब के सेंटर पे है, सारा फेसेस सिमेट्री में है तो सिमेट्री चलेगा, नहीं तो कहीं और है तो आपको लॉजिकली बनाना पड़ता है। संजय उदय बाबू वहां लिखा है ना कि थ्रू ऑल द 6 फेसेस, इसका मतलब टोटल हुआ ना। सर वो अगर चार्ज सर सेंटर में छोड़ के मतलब पूरा बॉडी पूरा चार्ज अंदर है, लेकिन सिर्फ सेंटर को छोड़ के किसी और कोई डिफरेंट सारा फेस से डिफरेंट फ्लक्स होगा? नहीं, कौन सा? क्या पूछे डिफरेंट? हर फेस से पूछ रहे हो? हाँ सर, हर फेस में मतलब 6 फेस का अलग अलग फ्लक्स। अब देखो, अब हम तुमको समझाते हैं, तुम जरा सिमेट्री को समझने का कोशिश करो, हम दिखाते हैं। एग्जैक्ट सेंटर पे अगर चार्ज है तो इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, पीछे आगे सामने सब बराबर। 1 का फ्लक्स, 2 का फ्लक्स, 3 का फ्लक्स, 4 का फ्लक्स, 5 का फ्लक्स, 6 का फ्लक्स, सब बराबर। और सब कितना है? तो q/6 एप्सिलॉन। अब देखो, क्या ये सेंटर पे रखा है? नहीं। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, 1 और 2 के लिए अलग है, लेकिन ये 3 और 4 के लिए सेम है, ये 5 और 6 के लिए सेम है। क्या बोलता है? अरे यार ऊपर रख दिए तो ऊपर वाले फेस के नजदीक है, नीचे वाले फेस से दूर है, लेकिन उस फेस से और इस फेस से तो सिमेट्री है। यस तो पता अभी फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 अलग होगा, और इन दोनों से अलग होगा फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, ये आपस में बराबर होगा, और इससे अलग होगा, अलग नहीं होगा, अभी बराबर होगा।
बराबर होगा फ्लक्स 5 फ्लक्स 6। तुमको ये लाइन समझ में आया? Yes, sir. समझे? Yes, sir. तो चीज ऐसे चलती है और आपको उन्हीं सब चीज साइक्लोट्रॉन देखो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में काम आता है। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। जैसे तुमसे हम बोलेंगे कि देखो जी, प्रोटॉन कहीं जाके स्ट्राइक करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब प्रोटॉन ये चौक का पीस थोड़ी ना है कि हम ऐसे फेंक देंगे और वो एक्सेलरेट हो जाएगा, समझा? तो आपको एक डिवाइस चाहिए जो उसको एक्सेलरेट करने में काम आता है। तो साइक्लोट्रॉन का मेन काम है बाय यूजिंग क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में काम आता है। ठीक है, नीचे लिखो, कुछ स्टेटमेंट लिखो। साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस which is used to accelerate charge particles, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना प्रिंसिपल लिखो इसमें, the working of cyclotron is based on cross electric field and magnetic field, in which electric field accelerates that charge particle, whereas magnetic field circulate that charge particle, आगे देखो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो और समझो। तुम्हारे पास डी शेप का दो मेटालिक कंडक्टर है, ये कैसा मेटालिक कंडक्टर हम आपको बताते हैं। आप डिस्क मान के चलिए, एक सर्कुलर डिस्क है, हॉलो सर्कुलर मेटालिक डिस्क है। उस डिस्क को अगर आप बीच से कर दीजिएगा तो दो डी शेप का हाफ अलग अलग हो जाएगा। सेमी सर्कुलर डिस्क, अब सेमी सर्कुलर डिस्क है, आमने सामने में रखा हुआ है, समझे? आमने सामने में सेमी सर्कुलर डिस्क इस तरह से रखा है कि पैरेलल फेसेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो, क्लियर? तो अब देख होता क्या है, अब होता ऐसा है कि हम लोग यहां से इस पर्टिकुलर डी को नाम दे दो D1 और इसको कह दो D2। इस पूरे एनवायरनमेंट में इस तरह का एक डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और इन दोनों डी के अक्रॉस में एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऐसे कनेक्टेड है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड है। अब देखो होता क्या है, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है कि इन दोनों डी के पैरेलल फेसेस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना, इन दोनों डी के पैरेलल फेसेस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई ऑसिलेशन का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उस हिसाब से ये उसके टाइम को बदलता है। मतलब एक समय में लेफ्ट वाला प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट होगा, एक सर्टेन इंटरवल के बाद ऑसिलेट करके ये वाला प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट होगा, एंड सो ऑन। समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ D1 और D1 और D2 के बीच अपना डायरेक्शन बदलते रहेगा, उसका एक सर्टेन टाइम होगा, वो टाइम भी हम आपको बताएंगे, उसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतने समय में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन है ना बदलता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सलरेट करने का काम करता है। देखो यही है इसका अरेंजमेंट। नाउ सी दैट वर्किंग। अच्छा, इसको लिखना है क्या? लिख लो। फिगर बनाने का जगह छोड़ दो, नीचे लिखो। फिगर बनाने का जगह छोड़ो, नीचे लिखो। D1 के पहले क्या लिखे हैं? D अच्छा, नीचे लिखो। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट two metallic Ds, D1 and D2, two metallic Ds D1 and D2, two metallic Ds D1 and D2, comma placed in such a way so that their parallel faces are placed slightly apart from each other. First stop, आगे लिखना। A high frequency oscillator is connected. A high frequency oscillator is connected across D1 and D2. A high frequency oscillator is connected across D1 and D2, which creates an electric field between two straight edges of D1 and D2, straight edges of D1 and D2, straight edges, ये सीधा edge EDG, straight edges, उससे पहले straight straight edges of D1 and D2
which can change its polarity, which can change its polarity which can change its polarity at regular interval of time, which can change its polarity at regular interval of time. At regular interval of time. हो गया? Yes, sir. फुल स्टॉप आगे लिखना, फुल स्टॉप आगे लिखना. A strong magnetic field B, a strong magnetic field B is acting on these D1 and D2 perpendicular to their plane. On these D1 and D2 perpendicular to their plane, as shown in figure. Perpendicular to their plane as shown in figure. ठीक है? Yes, sir. अब देखो इसका वर्किंग. मान लो यहां पे आप किसी एक चार्ज को आप छोड़ें. जब आप किसी चार्ज को छोड़ें तो एक क्षण के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट से राइट की तरफ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को रखे गए चार्ज पे कभी मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स नहीं लगता. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको वेलोसिटी देगा. अभी देखो हम पैरेलल एजेस के बीच आपको हम दिखाते हैं. तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था. चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होके यहां से चला u इक्वल्स टू 0 से और यहां इंटर किया एक v1 से. ठीक है? किसमें इंटर किया? d1 में इंटर किया. अब जैसे ही मेटल के अंदर, मेटालिक डी के अंदर इंटर कर जाएगा, क्या उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा? Yes, sir. मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है. तो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर और वेलोसिटी आ गया इधर. तो पाम नीचे का मतलब फोर्स नीचे. तो वो फोर्स क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा. क्या मैग्नेटिक फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा? देखो यहां से हुआ क्या? यहां से ऐसे घूम के आया. जब ये घूम के आएगा हम आपको 2-3 पैरामीटर लिखते हैं. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. जो हमारा रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, वो रेडियस होता है mv/dq. मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ते जाएगा. क्या सही है? Yes, sir. लेकिन टाइम पीरियड होता है 2πm/bq. इसका मतलब इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है. आप कौन सा चार्ज पार्टिकल लेके काम कर रहे हैं, टाइम पीरियड फिक्स्ड होगा. तो अब टाइम पीरियड जितना भी फिक्स्ड होगा आप उसी हिसाब से ऑसिलेटर को सेट कर दीजिए कि एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल दे. तो देख पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था. क्या हुआ? डायरेक्शन थोड़ा उसके अंदर वाला, डी के अंदर. बी फील्ड किधर है? ऊपर. बाहर. हाँ वही बाहर. और वेलोसिटी है उधर. तो ऐसे हाथ रखेंगे. यस सर. तो पाम किधर आएगा? पाम नीचे. यस सर, वो ऊपर सोच रहे थे इसलिए बोल रहा है. ऊपर कैसे सोच रहा? बाहर है. ठीक है. तो अब देखो जब ये लौटा ना तो ऑसिलेटर इस तरह से सेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट से लेफ्ट कर देगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर यहां v1 है तो याद रखना यहां भी जब इंटर कर रहा है तो v1 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर यहां इंटर करेगा v2 से ज्यादा से. क्या सही है?
यस सर। तो देख यहां से V1 से था, यहां इंटर किया बड़ा वेलोसिटी से तो बड़ा रेडियस, V2 इज ग्रेटर देन V1। अब देखो फिर से यहां से ऐसे घूम के जाएगा यहां, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो टाइम सेट है। जैसे ही यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर से इधर, देखो यहां आया है V2 से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कर देगा V3 से, which is greater than V2। समझे क्या? Yes sir. हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्पीड को बढ़ा देगा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्पीड को बढ़ा देगा, और ये 2-3 सर्कुलेशन के बाद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करके यहाँ पे एक इजेक्टिंग विंडो होता है, उससे इसको निकाल दिया जाता है। इजेक्टेड हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, यहां से हाई स्पीड से चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है। यह है इजेक्टिंग विंडो, इजेक्टिंग विंडो। ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर को कंप्लीट करो, इसके वर्किंग को लिखाएंगे, फटाफट नोट करो। Yes sir. यस सर। चलो लिखो जैसे लिखा रहे हैं, देखो when a charged particle is free to move, when a charged particle is free to move between two straight edges of these, two straight edges of these, comma, electric field will accelerate that charged particle, electric field will accelerate that charged particle, electric field will accelerate that charged particle, and it gains some velocity, it gains some velocity and enters in D1, enters in D1। फर्स्ट स्टेप आगे लिखना उसमें, inside D1, inside D1 inside D1, comma, inside D1 there is no electric field, there is no electric field, so only magnetic field, so only magnetic field will circulate that charged particle, magnetic field will circulate that charged particle, magnetic field will circulate that charged particle। ठीक है, Yes sir. first up, after covering semicircle inside D1, after covering semicircle inside D1, charge particle again return back, charge particle again return back, after covering semicircle D1, charge particle again return back between straight edges, charge particle again return back between straight edges, charge particle again return back between straight edges, where
electric field again accelerate that charged particle, where electric field again accelerate that charged particle to higher speed, to higher speed. तो स्टॉप, आगे लिखना. This process continues itself. This process continues itself again and again. This process continues itself again and again, in which this process continues itself again and again, in which accelerate charge particle will accelerated to higher speed. Charge particle will accelerated to higher speed by electric field, and circulated by magnetic field, circulated by magnetic field, circulated by magnetic field, circulated by magnetic field. First up, आगे लिखना. The frequency of oscillator, the frequency of oscillator is set, the frequency of oscillator is set in such a way, the frequency of oscillator is set in such a way so that the frequency of oscillator is set in such a way so that always electric field falls, always electric field falls in direction of velocity of charge, in direction of velocity of charge, in direction of velocity of charge when charge return back between straight edges, when charge return back between straight edges of these, when charge return back between straight edges of these. हो गया? Yes, sir. पैराग्राफ चेंज करके रेडियस और टाइम पीरियड लिख लेना. रेडियस और टाइम पीरियड लिखना. रेडियस और टाइम पीरियड लिख लो, ठीक है. फिर उसके बाद नीचे लिख लेना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 1/t मतलब dq/2πm. अब जरा सुनना ध्यान से. जो चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट होता है उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 12 mv²? Yes, sir. अब जरा यहाँ रेडियस वाले इक्वेशन पे आओ. क्या यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू bq/r/m लिख सकता है? हाँ. तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 12m b² q² r²/m². ये m से स्क्वायर कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ b² q² r²/2m. b² q² r²/2m. क्या ये सही है? Yes, sir. Yes. अब सुनना ध्यान से.
जब आप यहां से ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा क्वांटिटी है v स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अभी जरा सोचो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली है, जबकि जनरली अगर कोई देखेगा तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली होता है, करेक्ट। तो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा इधर कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल विद 1/m। तो सर आखिर इसके पढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई लाइटर चार्ज पार्टिकल्स, हल्का चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, व्हाई लाइटर चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, व्हाई लाइटर चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन इन साइक्लोट्रॉन। हल्के चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिकल आंसर है कि उसका मास कम होने से उसका बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। सो लाइटर चार्ज पार्टिकल्स आर नॉट एक्सेलरेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन। क्या ये लाइन समझा? नीचे लिखो, थोड़ा इसको नोट करो, हम स्टेटमेंट लिखा रहे हैं। ओके नोट। नीचे लिखो तब फिर स्टेटमेंट लिखो, लाइन लिखो। Since kinetic energy is proportional with 1/m, since kinetic energy is proportional with 1/m, it means lighter charge particles have very high kinetic energy. Lighter charge particles have very high kinetic energy in cyclotron. So they are not used for acceleration. In cyclotron. So they are not used for acceleration in cyclotron. क्या ये लाइन समझ में आया? यस सर। इस सबसे क्वेश्चन नहीं आता यार, अपना ही टाइम काहे नष्ट कर रहा है। Van de Graaff generator is also out of syllabus as well as कोई इससे बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता, हम आपको एक इंफॉर्मेशन पूरा दे देते। चलिए देखिए, देखिएगा एकदम सीधा काम के चीज पे आते हैं। आप इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए और समझिए। एक बड़ा सा स्फेरिकल कंडक्टर है, वो इस तरह के दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर रखा हुआ है। इसके सेंटर पे एक कन्वेयर बेल्ट का पुली इस तरह से है, और एक पुली यहाँ। Like that. This is pulley P1 and pulley P2. ये क्या होगा, यहां से एक मोटर ड्रिवन पुली होता है, तो जब ये मूव करेगा तो ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, ये घूमेगा। अब यहां देखना, यहां पे इस तरह का एक कॉम होता है, कॉम मतलब मेटालिक कॉम है, शार्प एंड है, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा रहता है, ये अर्थिंग।
ये हाई टेंशन का बैटरी है। इसको आप क्या नाम दे हम यहाँ पे, वैसे ये स्प्रिंग कॉम कहलाएगा, स्प्रिंग कॉम। चलो हर चीज का नाम P1 P2, ये कॉम C1 और फिर ऐसा ही एक कॉम यहाँ बना रहेगा और ये इससे जुड़ा है, इसको है ना कॉम C1, इसको कॉम C2 कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक मेटालिक चेंबर के अंदर बंद होता है और इसमें सेफ्टी के लिए अर्थिंग आप लगाते हैं। ये हम लोग के पास स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर लाइक दैट। अब बात आया यहाँ पे सोचने समझने का, सब कुछ देखना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो हम लोगों के पास स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके पास चार्ज को अपने अंदर रखने का एक ह्यूज कैपेसिटी होता है। बोले सर ऐसा क्यों? देख, याद है कोरोना डिस्चार्ज? यस सर। कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग ये पढ़ रखे थे, कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग ये पढ़ के रखे थे कि कभी भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी बॉडी के 7 पर एज पे पहुंचेगा तो चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, याद है? यस सर। स्फीयर ही एक ऐसा शेप है जिसमें कोई शार्प पर एंड नहीं होता, तो इसके पास चार्ज को स्टोर करने का ह्यूज कैपेसिटी होता है। समझा? यस सर। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। वैन डे ग्राफ जनरेटर का भी यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। बट द बेसिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एक कि स्फेरिकल चार्ज हैव लार्ज चार्ज कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज अब देखिए काम कैसे करता है। जब हमारा C1 इस पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है तो C1 के शार्पर एंड पे प्लस आएगा, सही है? यस सर। वो शार्पर एंड से प्लस का लीकेज होगा और वो कन्वेयर बेल्ट पे उतर जाएगा, समझा क्या? पुली इस तरह से रहता है कि वो ऐसे घूमेगा। अब देख, सुनना समझना, जब ये ऐसे से घूमेगा बेल्ट है ना प्लस को लेके ऊपर चलेगा और जैसे ही यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस इंड्यूस्ड होगा और वो माइनस इस प्लस को खत्म कर देगा। तो सोचो क्या प्लस हम बोल सकते हैं बाहर जा रहा है? यस सर। लगातार बेल्ट घूमते जाएगा, लगेगा नीचे से प्लस आता है, ये कलेक्ट करके उसको बाहर भेज देता है। लगातार इस पे प्लस चार्ज ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इसका पोटेंशियल भी लगातार बढ़ता जाएगा। माइनस न्यूज को थोड़ा नहीं समझ। हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। फॉर स्प्रिंग कॉम C1, स्प्रिंग कॉम क्या कर रहा वो देखो। यहां है कन्वेयर बेल्ट, यहां प्लस आया, ये प्लस स्प्रे होके कॉम पे चला गया, ये है C1। फॉर कलेक्टिंग कॉम, कलेक्टिंग कॉम क्या क्या? फॉर कलेक्टिंग कॉम, चलो मैं कलेक्टिंग कॉम क्या कर रहा है? तो कलेक्टिंग कॉम का सामने में आया है प्लस, तो कलेक्टिंग कॉम के यहां सामने में माइनस डेवलप होगा और पीछे में प्लस डेवलप होगा। अरे बोलो बोलो। कलेक्टिंग कॉम के सामने वाले एंड पे माइनस और पीछे प्लस डेवलप होगा, समझा ये? यस सर। अब होता क्या है, ये माइनस जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे उतरता है, तो माइनस उतरने से आप बोलेंगे ना ये न्यूट्रलाइज हो गया। यस सर। तो अब ये प्लस कभी कंडक्टर के अंदर रह सकता है, ये तो जुड़ा हुआ था, ये प्लस ट्रांसफर होगा बाहर। यस। तो आप इतना डीप मत जाइए, आप सीधा समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर देता है कन्वेयर बेल्ट पे और कन्वेयर बेल्ट जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर ले जाता है तो कलेक्टिंग कॉम उसको कलेक्ट करके सेल के आउटर सरफेस पे ट्रांसफर करता है। एकदम सिंपल वर्ड है।
कलेक्टिंग कॉम कलेक्ट करके प्लस को बाहर भेज देता है, और नीचे का स्प्रेइंग कॉम पॉजिटिव चार्ज को कन्वेयर बेल्ट पे स्प्रे कर देता है। क्या सही है? यस सर। यस सर। फिगर बनाओ, हम सब चीज एक साथ लिखा देंगे। फिगर बनाओ फटाफट। एक तो और चीज याद आ रहा है। लेकिन हम पढ़ा दिए थे बहुत दिमाग में जाके सब बोला नहीं। हो गया जी? यस सर। यस सर राइट हैंड साइड में जो अर्थिंग हुआ है उसका वायर किधर से? का पूछते रहता है, यहाँ अर्थिंग का वायर खोजना है। यस। घर में खोजा अर्थिंग का वायर कहीं? घर के किसी भी पर्टिकुलर मेटेलिक चीज से उसको जोड़ दो, हो गया अर्थिंग। लिखो लिखो नीचे लिखो, पटांग क्वेश्चन पढ़ता उड़ता कहाँ निकल। लिखो Van de Graaff generator is used. Van de Graaff generator is used to accelerate charged particles. To accelerate charged particles. आगे लिखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फर्स्ट में लिखो लार्ज चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। लार्ज चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। लार्ज चार्ज कैरिंग कैपेसिटी of spherical conductor. Large charge carrying capacity of spherical conductor. सेकंड में लिखो उसी में सेकंड लिखना कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। और थर्ड में लिखना एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू ट्रांसफर चार्ज। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सरफेस। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सरफेस। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सरफेस। हो गया? यस सर। आगे लिखो और आगे लिखो कंस्ट्रक्शन छोड़ देते, बात समझ गए ना? लॉजिक आप केवल काम का चीज लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो वर्किंग। लिखना C1 is a spraying comb. C1 is a spraying comb. C1 is a spraying comb which is connected through positive terminal of high tension battery. Which is connected through positive terminal of high tension battery. Positive terminal of high tension battery. So it spray positive charge on conveyor belt. It spray positive charge on conveyor belt. And when pulleys P1 and P2 starts rotating, comma, this positive charge moves upward. Where collecting comb C2,
collecting COM C2, where collecting COM C2, comma, collect this positive charge, collecting COM C2, collect this positive charge and transfer to outer surface of sphere, and transfer to outer surface of sphere, transfer to outer surface of sphere, outer surface of sphere. ठीक है? Yes, sir. This process continues again and again. This process continues again and again. And positive charge on outer surface of spherical conductor, and positive charge on outer surface of spherical conductor goes on increasing, goes on increasing. Goes on increasing. ठीक है? Yes. तो स्टॉप. आगे लिखना. With high charge on spherical conductor, with high charge on spherical conductor, comma, its potential is also very high. Its potential is also very high. ब्रैकेट में लिखना in order of 1000 volts, in order of 1000 volts, comma, which creates a strong electric field, which creates a strong electric field, which creates a strong electric field, and this electric field, and this electric field will, and this electric field will used to accelerate charged particles, used to accelerate charged particles. क्या समझ में आया? Yes, sir. तो आज का क्लास आपके सामने दो इक्विपमेंट था, एक साइक्लोट्रॉन था, दूसरा वैन डे ग्राफ जनरेटर है। आप इसमें जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि इसको मेटालिक चेंबर में क्यों रखते हैं। पहला, मेटालिक चेंबर में इसलिए रखते हैं क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई असर ना पड़े। बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेटालिक चेंबर में रखा है तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर इफेक्ट तो जीरो होगा ना। Yes, sir. तो एक चीज, दूसरा मेटालिक चेंबर के अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला गैसेस आप भरते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस। ऐसा क्यों? देखो अंदर में अगर गैस ऐसा रहे जिसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जल्दी ना हो तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पे रखा जा सकता है। सो इसका चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, इसका पोटेंशियल आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्लियर? दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मेटालिक चेंबर used to keep Van de Graaff generator, to keep Van de Graaff generator? दूसरा लिखो, why inert gases such as nitrogen, why inert gases such as nitrogen
is filled in metallic chamber.